हाँ, ये सिंथेटिक रेजिन मेथड है, ये हो चुका है। कोड करना आ गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लास्ट टॉपिक है, मोस्ट ऑफली आज खत्म कर देंगे। कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना तुम लोग, है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ साथ करके याद कर लेना जरूर। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड रॉकेट्स वगैरह का फ्यूल भी होता है। ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स जो होती हैं, जो ब्लैक हो जाती है, जो ब्लैक हो जाती हैं एटमॉस्फेरिक H2S के साथ, उनका कलर रिस्टोर करने के काम आता है। हेयर ब्लीच की तरह यूज होता है ये, ठीक है ना, हेयर ब्लीच की तरह यूज होता है। और ये ग्रीन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ग्रीन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है H2O2। एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं इसको, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज भी कर सकते हैं इसको। तो बहुत सारे यूजेस है इसके, ठीक है ना। पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल करता है, डोमेस्टिक भी और इंडस्ट्रियल भी। पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल करता है, डोमेस्टिक भी और इंडस्ट्रियल भी। तो इसका पहले फर्स्ट जो टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर वो है इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इसकी होती है पहले बेरियम पेरोक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड, इसमें हम बेरियम पेरोक्साइड भी एग्जिस्ट करता है BaO2.8H2O की फॉर्म में। इसमें मैं H2SO4 डालूंगा, H2SO4, तो इससे मिल जाता है BaSO4 प्लस H2O2। क्योंकि बेरियम पेरोक्साइड के अंदर आयंस जो है ये वाले हैं, Ba2 प्लस और O2 नेगेटिव। तो इसलिए क्या मिल जाएगा, H2O2 प्लस 8H2 प्लस 8H2। तो ये H2O2 की प्रिपरेशन है, क्लियर। दिस इज द प्रिपरेशन फॉर H2O2। ये H2O2 की प्रिपरेशन है। बस हाँ, इस रिएक्शन में थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि BaSO4 थोड़ा सा पानी में सॉल्युबल होता है। BaSO4 थोड़ा सा पानी में सॉल्युबल है, इसलिए इस ये इम्प्योर होने की वजह से, ये एक तरह से इसके अंदर इम्प्योरिटी आ गई H2O2 के अंदर। और इम्प्योरिटी आने की वजह से ये H2O2 ना डिकम्पोज कर जाता है। इसके पास ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज भी नहीं आनी चाहिए, ये डिकम्पोज कर जाता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आती है इसके साथ, सही ना। इस कंपाउंड के साथ थोड़ी सी दिक्कत ये वाली आती है कि ये डिकम्पोज कर जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। तो एक बार इसको नोट कर लेंगे जरा। और इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, H3PO4। BaO2.8H2O है, लिया क्या H3PO4। और H3PO4 जो है, इसका जो सॉल्ट बनता है Ba3PO4 होल ट्वाइस का, Ba3PO4 होल ट्वाइस का, ये इनसॉल्युबल होता है। तो अब जो H2O2 मिलेगा, ये डिकम्पोज नहीं करेगा। अब ये H2O2 डिकम्पोज नहीं करेगा, समझ गए कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये BaSO4 जो था, इसके अंदर थोड़े से आयंस मिल जाते हैं Ba2 प्लस के, बिकॉज ऑफ, हालांकि ये भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है BaSO4 भी, लेकिन Ba2 प्लस, BaSO4 कुछ सॉल्युबल है जिसकी वजह से Ba2 प्लस आयंस मिल जाएंगे। और ये काम करेंगे H2O2 के लिए इम्प्योरिटी का काम करेंगे, और H2O2 टूट जाएगा H2O प्लस हाफ O2 के अंदर। इसके इसको हम थोड़ा सा भी मेटेलिक इंप्योरिटी भी आ गई ना, तो ये टूट जाता है। जैसे अल्कली मेटल आ गया, या ग्लास के वेसल में भी स्टोर करते हैं अगर H2O2 को, तो भी ये डिकम्पोज कर जाता है। तो भी ये डिकम्पोज, इसलिए ग्लास की बोतल को पहले वैक्स कोटेड करते हैं, वैक्स लगा देते हैं उसके चारों तरफ, फिर इसको स्टोर करते हैं। और H2O2 के साथ हम ज्यादातर ऐड करते हैं जैसे यूरिया, यूरिया हो गया, H3PO4 हो गया, या फिर एसिटा एनिलाइड C6H5NHCOCH3। ये रेजेंट्स कुछ बॉन्डिंग कर लेते हैं H2O2 के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही ना। और इससे ये डिकम्पोज नहीं कर पाता, उससे ये डिकम्पोज नहीं कर पाता। ये इसके लिए नेगेटिव कैटेलिस्ट का काम करते हैं, और इसको डिकम्पोज नहीं होने देंगे। फॉस्फोरिक एसिड ज्यादातर पूछा जाता है, नोट कर लेंगे एक बार। हाँ, क्लियर हो गया यहाँ तक। और सिर्फ भाई लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो। हम लोग की क्या क्या डालते हैं और डिकम्पोज से बचाने के लिए। H2O2 जो है, हिमांग एक बार सुन ले, H2O2 जो है ये H2O प्लस हाफ O2 में टूट जाता है। अगर इसको ग्लास के बॉटल में रखेंगे, या अल्कली मेटल भी आ जाए इसके पास, या कुछ इंप्योरिटीज आ जाए, तो ये टूट जाता है H2O प्लस हाफ O2 में। तो इसके डिकम्पोजिशन को स्लो डाउन करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम इसके साथ यूरिया डाल के लगते हैं, या फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल, या फिर एसिटा एनिलाइड। फिर हुआ कि नहीं। यस सर, ओके सर। तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। ये पहली प्रिपरेशन आती फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड, फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। इसके अंदर O2 टू नेगेटिव आयन है, इसलिए इसलिए इसके अंदर O2 टू नेगेटिव आयन है, इसलिए प्रिपरेशन होगी इसकी, सही ना। नेक्स्ट स्टेप है
जैसे क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि किसके अंदर पेरोक्साइड आयन है, PbO2 दे दिया, SrO2 दे दिया, Na2O2 दे दिया, अब बोला डी ऑल, किसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज है? सर PbO2 और Na2O2। हाँ, PbO2 के अंदर, PbO2 में पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, सिर्फ SrO2 में होगी, क्योंकि Sr तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, Sr2 प्लस O2 नेगेटिव, और Na2O2 में 2Na प्लस प्लस O2 नेगेटिव, इन दोनों के अंदर पेरोक्साइड लिंकेज है, इनसे H2O2 प्रिपेयर हो जाएगा, इससे नहीं होगा। Pb+4, वैसे Pb की +2 स्टेट स्टेबल होती है, लेकिन O के साथ और F के साथ +4 स्टेबल है। क्लियर हो गया मंग? यस सर। ये कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में पूछते हैं ऐसे, किससे H2O2 को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहली प्रिपरेशन मैंने तुम्हें करा दी, सेकंड प्रिपरेशन है यूजिंग कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2O4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2O4, यानी 50% H2O4 कह सकते हैं, 50% H2O4। तो H2O4 टूटेगा H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव में, H प्लस आयंस तो कैथोड पे जाकर के क्या बना देंगे, कैथोड पे H प्लस आयंस H2 गैस बन के उड़ जाएंगे, और HSO4 नेगेटिव एनोड पे हाइड्रोजन सल्फेट आयंस एनोड पे कंबाइन कर जाएंगे अपने ही मॉलिक्यूल के साथ, फॉर्मिंग H2S2O8, मार्शल्स एसिड कहते हैं इसको, +2 इलेक्ट्रॉन, H2S2O8। स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आता है इसका, पेरोक्साइड लिंकेज आएगी इसके अंदर H2S2O8, और ये OH, ये OH, एक वाटर मॉलिक्यूल डाला इसके अंदर, पहले एक वाटर मॉलिक्यूल डाला तो पेरोक्साइड लिंकेज टूट जाएगी, H यहाँ, OH यहाँ, आंसर आया H2SO4 प्लस H2SO5, H2SO5 कैरोज एसिड। दोबारा इसके अंदर H2O डाल देंगे, दोबारा H2O हाइड्रोलाइज करेंगे तो H2SO4 एक और मिल जाएगा, और साथ में प्रिपरेशन हो जाएगी H2O2, यानी H2S2O8 के अंदर 2H2O डाल दो तुम, तो मिल जाएगा H2SO4 के 2 मोल्स प्लस H2O2। क्लियर है कि नहीं? ये प्रिपरेशन समझ आ गई इसकी? तो ऐसे ही नोट कर लेना ये। यस सर। ऐसे ही प्रिपरेशन रखी है K2S2O8 से ड्यूटीरियम पेरोक्साइड की, K2S2O8 में अगर मैं हैवी वाटर डाल दूंगा, अगर इसमें हैवी वाटर डाल दिया तो मिल जाएगा KdSO4 और प्लस D2O2, D2O2 ड्यूटीरियम पेरोक्साइड की प्रिपरेशन। क्लियर? ड्यूटीरियम पेरोक्साइड, तो ये भी नोट कर लेंगे। दो प्रिपरेशन बता दी मैंने H2O2 की, पहली प्रिपरेशन BaO2 से, बेरियम पेरोक्साइड से, दूसरी प्रिपरेशन कंसंट्रेटेड H2O4 के इलेक्ट्रोलिसिस से, दूसरी प्रिपरेशन कंसंट्रेटेड H2O4 के इलेक्ट्रोलिसिस से, तीसरी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, IIT एडवांस में पूछी हुई है, सही ना, बाय ऑटो ऑक्सीडेशन और सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, बाय ऑटो ऑक्सीडेशन, बाय ऑटो ऑक्सीडेशन और सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। एनसीईआरटी में दे रखा होगा, चक्कर लेने एक बार। ये रहा एंथ्राक्विनोल, OH OH, और 2 पे इथाइल है, 1 पोजीशन ये होती है, 2 ये होती है, ध्यान होगा तुम लोगों को। और जहां पे OH लगे हैं वो 9 और 10 पोजीशन, वो 9 और 10 पोजीशन है, यहाँ पे आ गया 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, ये दिस इज 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, ये आईआईटी के अंदर पूछा हुआ है, सही ना, बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। ये 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल है, इसका ऑक्सीडेशन होगा ऑटो ऑक्सीडेशन यानी एयर के थ्रू, O2 के थ्रू ऑक्सीडेशन होगा, और आंसर आ जाएगा H2O2, ये इस तरीके से। यहां रंग कंप्लीट होगी, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, और साथ में एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड, उन्होंने पूछा था पैरामैग्नेटिक कंपाउंड मिलेगा कि डायमैग्नेटिक, तो साथ में मिलेगा एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड H2O2, सही ना, साथ में एक मिलेगा
डाई मैग्नेटिक कंपाउंड H2O2, O2 नेगेटिव है ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स, MO2 से भी निकाल लोगे तो ये डायमैग्नेटिक है। और ये मिला 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, ये क्या मिला, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, दिस इज 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, यहाँ पे इथाइल लगा देना जरूर, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। और अगर इसमें मैं H2PD डाल दूं, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ पैरिडियम, तो आंसर ये आ जाएगा दोबारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये IIT ने पूछा हुआ है। मैंने 3 प्रिपरेशन करा दी है तुम्हें इससे, इसकी 3 प्रिपरेशन करा दी है, कौन कौन सी? तो एक बार इससे पहला वाला पेज दिखा दो। ये देख ले। हो गया सर। चलो ये प्रिपरेशन हो चुकी है इसकी। अब ये 3 प्रिपरेशन हो चुकी है H2O2 की। अब जो H2O2 मिलता है ना, ये होता है सिर्फ 1%, दिस इज ओनली 1% बाय मास। क्लियर, दिस इज ओनली 1% बाय मास, ये 1% है सिर्फ। और इसकी परसेंटेज हमें 90% से ऊपर करना है इसको, सही ना, 90% से ऊपर करना है। ये 1% है और हमें इसे 90% से ऊपर करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हमें 90% से ऊपर करना है। तो पहले अगर मैं इसमें इसको डायरेक्ट, क्योंकि इसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है साथ में, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट हीट करूंगा तो इसका टूटने का चांसेस होता है ना, ये टूट सकता है, ये डिकम्पोज कर सकता है। डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, इसलिए हम करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। क्या करते हैं हम? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। पहले डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करेंगे, उससे इसकी परसेंटेज लगभग आ जाती है 30% से 80% तक जा सकता है। पहले डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करते हैं, दोबारा जाकर आगे डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर करते हैं, तो ये 80% के आसपास तक आ जाता है, 80% है। उसके बाद जो रिमेनिंग वाटर है, इसको हम फ्रीज करते हैं, फ्रीज करने के बाद फिल्टर कर देते हैं, फ्रीज करने के बाद फिल्टर कर देते हैं, ताकि जो बचा हुआ वाटर है वो भी बाहर निकले। तो इस तरह से इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है, ठीक है ना, इस तरह से इसकी परसेंटेज बढ़ती है। बस ये ज्यादा कोई पूछेगा नहीं, बस तुम्हें ध्यान रखना कि इसको हम कैसे इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, 1% से मोर देन 90% कैसे करते हैं, बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। क्लियर हो गया कि नहीं ये? सर एक बार Yes. मेथड फिर से बता दो। कौन सा मेथड कह रहा है? तो ये कर यही वाला जो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर है। मैंने बोला जो H2O2 मिलता है ना यहाँ पे, वो H2O2 होता है सिर्फ क्या कहते हैं 1% बाय मास, 1% है बाय मास। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट गर्म करके पानी को बाहर निकालूंगा, तो उससे तो H2O2 भी टूट सकता है, सही ना, उससे तो H2O2 टूट सकता है कि नहीं। यस सर। इसलिए हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर को कम करके फिर डिस्टिलेशन करेंगे, तो उससे क्या होगा, मतलब ये ब्रेक उससे नहीं ये होगा। डिकम्पोज नहीं करेगा। हाँ, उससे ये ब्रेक नहीं होगा, प्रेशर को लो कर देंगे, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, उससे ये टूटेगा नहीं, उससे ये टूटेगा नहीं। और क्या कहते हैं, इसकी जो वाटर है वो वेपराइज कर जाएगा। फिर वैक्यूम डेसिकेटर वगैरह भी, वैक्यूम डेसिकेटर यानी ड्राइंग एजेंट्स भी कुछ यूज करते हैं जिससे पानी को वेपराइज कर सके। फिर इससे ऐसा करने के बाद भी 70-80% मिल जाता है ये में। और उसके बाद हम जो भी बचा हुआ पानी होता है उसको फ्रीज आउट कर देते हैं और फिर फिल्टर करते हैं। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये इस तरीके से हम इसको H2O2 को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर, H2O2 को इस तरह से परसेंटेज इसकी बढ़ा करके प्रिपेयर करते हैं। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ खास है नहीं इसकी। ये कलरलेस लिक्विड, कलरलेस या फिर पेल ब्लू लिक्विड होता है, कलरलेस या पेल ब्लू लिक्विड होता है, सही ना। वो थिक सिरप टाइप का होता है, थिक सिरप टाइप, पेल ब्लू, सही ना, पेल ब्लू लिक्विड होता है। डेंसिटी इसकी पानी से ज्यादा होती है काफी, 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है इसकी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों पानी से ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट तो इसका H2O2 का लगभग पानी के बराबर ही है, 270.2.4 के आसपास, या हल्का सा कम मान लो। और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका 323 केल्विन है, यानी पानी से बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, कम है ज्यादा है? 320, ये सॉरी 423 होगा ना, ज्यादा, पानी से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका, 423 केल्विन के आसपास, 50 केल्विन के आसपास का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। सही है, तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये पेल ब्लू लिक्विड है, थिक सिरप टाइप का होता है ये। डेंसिटी इसकी पानी से ज्यादा, 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फ्रीजिंग पॉइंट लगभग पानी के बराबर है। बॉइलिंग पॉइंट पानी से 50 केल्विन के आसपास ज्यादा होता है। वाटर से ही कंपेयर करके आता है कुछ नहीं, सही ना, वाटर से ही कंपेयर होता है।
ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अब इसकी है प्रॉपर्टीज कुछ, इसकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, क्योंकि H2O2 के अंदर O की स्टेट जो है, O की स्टेट जो है -1 है, तो ये आगे भी बढ़ सकती है O2 की तरफ, तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, और ये कम भी हो सकती है -2 की तरफ, तो ये काम करेगा किसका, ऑक्सीडाइजिंग, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी करता है, और दोनों मीडियम में अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, तो H2O2 कन्वर्ट हो जाएगा स्टेट बढ़ा करके O2 के, तो ये O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आया, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, O की स्टेट -1 थी, यहाँ पे 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 2H प्लस आ जाएगा, 2H प्लस आ गया, और ये क्वेश्चन हो गई बैलेंस। तो मीडियम अगर एसिडिक है, ध्यान देना, मीडियम अगर एसिडिक है तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये उतना अच्छा रिड्यूसेंट नहीं होगा। और अगर मीडियम बेसिक है तो ओ चाइंस होंगे, वो ओ चाइंस इस H प्लस आयंस को खत्म कर देंगे, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अच्छा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी बेसिक मीडियम में H2O2 इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये याद रखना। बेसिक मीडियम में H2O2 क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। याद रहेगी बात की नहीं? Yes, sir. ये ठीक है ना? H2O2 जो है, इट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम, इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ द मीडियम, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दोनों मीडियम में रिड्यूसिंग का काम करता है, लेकिन बेसिक मीडियम में ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट अगर ये अच्छा है तो इसकी रिएक्शंस क्या होंगी वो तुम्हें पता होंगी। और ऐसे ही बेसिक मीडियम में H2O2 किस में जाएगा, H2O के अंदर, ये H2O में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2H2O -2 -4, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और मीडियम बेसिक है, मीडियम क्या है, बेसिक, तो 2 O चांस लगा देना, 2 O चांस आ गया। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पे Yes, क्या आ sir. जाएगा, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, वाटर कितने आ जाएंगे इस साइड, 2 O, 4 O है इधर, 2 O है, 2O है, और यहाँ पे H है हमारे पास, 4H है, तो 2H2 आ जाएगा ना, 2H2 से 2H2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया क्या? तो H2O2 से क्या आ जाएगा, 2 O चांस और 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. बेसिक मीडियम में इसको O चांस में भेजना, बेसिक मीडियम में इसको O चांस में भेजना, बेसिक मीडियम है तो H2O की जगह O चांस लगाना। क्लियर है कि नहीं है? ऐसी मीडियम में किसमें कन्वर्ट, अगर मीडियम है हमारा, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो H2O2 कन्वर्ट होगा O2 के अंदर, चाहे मीडियम ऐसिक हो या बेसिक हो। और अगर मीडियम है हमारा बेसिक तो ये कन्वर्ट होगा O चांस। क्लियर रहेगा कि नहीं है? उससे जो नीचे वाला सब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है। नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन बोथ द मीडियम्स, और ये वाला जब O2 में गया, जब O2 में जाएगा H2O2 से O2, तो कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ द मीडियम्स। क्लियर है? ओके सर। तो ध्यान रखना किस मीडियम में कैसे काम कर रहा है, वो तुम्हें समझा दिया। बैलेंस करना, H प्लस है, एसिडिक मीडियम है H प्लस आयन डाल के देखना, बेसिक मीडियम है तो O चांस डाल के देखना, बेसिक मीडियम O चांस, अगर बेसिक मीडियम होगा O चांस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, तब रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड जाएगी कि नहीं, ये पुअर ऑक्सीडाइजेंट हो जाएगा। अगर मीडियम एसिडिक है तो H प्लस आयंस होंगे, वो इस O चार्ज को खत्म कर देंगे, इस O चार्ज को खत्म कर देंगे, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा अच्छा ऑक्सीडाइजेंट। क्लियर है कि नहीं ये? यस। बस अब इसकी रिएक्शन है सिर्फ, अब इसकी रिएक्शन है, जैसे अगर एज रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, एज रिड्यूसिंग एजेंट इसकी रिएक्शन क्या होंगी, तो उसमें किस में जाएगा, O2 के अंदर। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा MnO4 नेगेटिव प्लस H2O2, क्या बनेगा, O2 प्लस Mn2 प्लस, अगर मीडियम एसिडिक है। MnO4 नेगेटिव जो है ये जाएगा, H2O2 है इसके साथ जाएगा, फिर O2 के अंदर, अगर मीडियम बेसिक है यहाँ बनेगा MnO2। क्लियर है कि नहीं है? इधर H2O2 इन दोनों रिएक्शंस के अंदर काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का, H2O2 दोनों रिएक्शंस में काम कर रहा है किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का। क्लियर है कि नहीं है? यस। और तुम्हें ध्यान होगा, अगर मैं K2Cr2 समझ लेता हूँ H2O2 के साथ, क्या किसी को भी याद है क्या बनता है पहले,
पहले क्या बनता है, आंसर फाइनल आंसर पता है कि O2 बनेगा, इनिशियली क्या बनता है? सर CrO5। CrO5, बहुत अच्छे गर्व। CrO5 बनता है इनिशियली, याद है ना मैंने कहा था तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईथर की लेयर में बनता है, जाके ईथर सॉल्वेंट लेंगे तो जाके तुम्हें ब्लू कलर का बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ब्लू कलर का स्ट्रक्चर ये दिखेगा, ब्लू कलरेशन। याद आ गया कि नहीं ये? ब्लू पेरोक्सो कंपाउंड, हिमांग। यस सर, याद है। और CrO5 अनस्टेबल होता है, बाद में जाकर ये Cr3+ और O2 दे देगा। ईथर की सॉल्यूशन में इसका ब्लू कलर दिखता है, CrO5 और साथ में K2SO4 प्लस H2 प्लस यहाँ पे मीडियम अगर एसिडिक। तो ये मैंने दोनों रिएक्शन जो एक्सप्लेन किए कौन सी हैं, ये कौन सी हैं जिसमें H2O2 काम कर रहा है, किसका? रिड्यूसिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। और एक रिएक्शन है, और क्वेश्चन की फॉर्म में है, ये दोनों रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा था, एक बेसिक और एक एसिडिक। जो ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स होती है, वो लेड पेंट, ओल्ड ऑयल लेड पेंटिंग कुछ टाइम के बाद अपने आप ही क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। उनके अंदर लेड प्रेजेंट होता है, ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स में लेड प्रेजेंट होता है, Pb2+। एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड से कंबाइन करके बना देता है PbS। PbS होता है ब्लैक कलर। इसलिए जो H2O2 है, इट इज यूज टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग। H2O2 इज यूज टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग। PbS है, इसमें H2O2 डालेंगे तो बन जाएगा PbSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे ये काम कर रहा है H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। H2O2 इज यूज टू रिस्टोर द कलर ऑफ ओल्ड ऑयल पेंटिंग। सही है, एक बार नोट कर लो, कोई डाउट तो पूछ लो। H2O2 is used to restore the color of old oil painting. नोट कर लिया है? यस। Yes, sir. तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, इसकी बहुत सारी रिएक्शन है इस टाइप से। ये सारी रिएक्शन पढ़नी है क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में ज्यादातर पूछते हैं कि इस रिएक्शन में H2O2 किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कि रिड्यूसिंग एजेंट का। तुम बस प्रोडक्ट को चेक कर लो कि प्रोडक्ट में क्या बन रहा है। अगर प्रोडक्ट में O2 है तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, और अगर प्रोडक्ट में H2O या O चांस है तो ये काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। सही ना? तो ये काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। सेम रिएक्शन है कि नाइट्राइट आयंस को नाइट्रेट में कर देगा अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसकी स्टेट बढ़ा देगा, क्योंकि स्टेट इसकी रिड्यूस हो जाएगी। सल्फाइड को सल्फेट में कर देगा। सेम वही रिएक्शन जो KNO4 की रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, या K2Cr2O7 की रिएक्शन पढ़ाई थी, सेम रिएक्शन चलनी है इसकी भी वही। क्लियर है कि नहीं ये? तो ये टॉपिक तुम खुद कर लोगे, सही ना? ये टॉपिक तुम खुद कर लोगे वाला। हिंट दे दिया एक बार कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। दूसरा है, एक है टेस्ट फॉर H2O2, ये एनसीईआरटी में नहीं है। H2O2 को पता कैसे लगाएंगे? टेस्ट फॉर H2O2, सही ना? टेस्ट फॉर H2O2 इसको हम ट्रीट करते हैं टाइटेनियम सॉल्ट के साथ। H2O2 को ट्रीट करेंगे टाइटेनियम सॉल्ट के साथ, H2O2 प्लस टाइटेनियम सल्फेट, TiSO4 TiSO4 अगर इससे H2TiO4 मिल रहा है, H2TiO4 पर टाइटेनिक एसिड, ऑरेंज और येलो कलर होता है इसका, ऑरेंज ज्यादातर लिखते हैं, ऑरेंज कलर। इसका मतलब H2O2 प्रेजेंट है, इसका मतलब H2O2 प्रेजेंट है। क्लियर हो गया कि नहीं है? नोट कर लिया है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट अब इसका है। नेक्स्ट फिर यूजेस मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिए। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड पूछेंगे, यूजेस ऑफ H2O2, यूजेस ऑफ H2O2 ये मैंने बता दिया। एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सही ना? और डेली लाइफ में ये हेयर ब्लीच की तरह यूज होता है। ब्लीच का मतलब कलर्ड मटेरियल को एक तरह से कलरलेस बनाना। कलर्ड मटेरियल को कलर, H2O2 जो है नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, H2O प्लस
नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड मटेरियल है कोई, C.M यानी कलर्ड मटेरियल, इसमें ये ऑक्सीडेशन के थ्रू इसको कलरलेस कर देगा, ये कलरलेस कर देगा इसको। समझिए कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा ये कुछ केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करता है, जैसे सोडियम परबोरेट या सोडियम परकार्बोनेट, सोडियम परबोरेट या सोडियम परकार्बोनेट, परबोरेट या सोडियम परकार्बोनेट, और ये हाई क्वालिटी डिटर्जेंट में या डिश वॉशिंग डिटर्जेंट में यूज होते हैं, या डिश वॉशिंग में यूज होते हैं। तो ये भी डिश वॉशिंग डिटर्जेंट में भी H2O2 का यूज होता है, उसमें भी H2O2 का यूज होता है, ये ध्यान रखना तुम्हें इसके अंदर। इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, सही ना, जर्मीसाइडल एक्शन, जैसे डिटॉल वगैरह होते हैं ना डिसइंफेक्टेंट, डिटॉल वगैरह डिसइंफेक्टेंट होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, इस टाइप से ये भी काम करता है उसका, ये भी उसी का काम करता है। और इसके अलावा काफी यूजेस है इसके, सही ना, बहुत सारे यूजेस इसके जो बताया इसको, और इसको एंटीसेप्टिक। हाँ वैभव, कुछ पूछना है क्या? सर ये अंडर थर्ड द वाला नेम एक और पर हाइड्रोल, थर्ड वाला ये है, ये कुछ केमिकल को बनाता है, जैसे परबोरेट और परकार्बोनेट, ये हाई क्वालिटी डिटर्जेंट बनाने के काम आते हैं, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट होते हैं उसको बनाने के काम आता है। और ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है अंडर द नेम पर हाइड्रोल, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है अंडर द नेम पर हाइड्रोल। क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। तो ये ध्यान रखना इसका, टेस्ट मैंने इसका ऑलरेडी बता ही दिया तुम्हें। फिर इसके अलावा हैवी वाटर का यूज तो एनसीईआरटी में एक दो लाइन दे रखी है हैवी वाटर से रिलेटेड। हैवी वाटर क्या है? हैवी वाटर जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, एज ए मॉडरेटर, एज ए मॉडरेटर यूज होता है, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ये पूछते हैं इसके अंदर। इट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज मॉडरेटर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए यूज करते हैं हैवी वाटर को। प्रिपरेशन वगैरह मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ इसकी, सही ना, प्रिपरेशन में बता चुका हूँ इसकी। जैसे CaC2+D2O दे दिया मैंने, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने थर्मोडायनेमिक्स में भी कराए हुए हैं। तो क्या आ जाएगा इससे? CaOH होल ट्वाइस, क्या CaOD होल ट्वाइस तो आएगा ही आएगा, OD है तो D2O लगा देंगे, तो साथ में क्या आ जाएगा? C2D2। हैवी वाटर इस तरह से रिएक्शन भी करता है और कंपाउंड को रीजनरेट कर सकता है। और H2O2 जो है ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनर बट पोलर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर बट पोलर मॉलिक्यूल, इसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके क्वेश्चन बहुत आए हैं ऑब्जेक्टिव्स में, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है H2O2 का, ये इस तरीके से। ये O, ये OH, और ये होता है, ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है इसका। और ये इसका डाईहेड्रल एंगल है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, डाईहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 111 डिग्री के आसपास होता है गैसियस फेज में, और 90 डिग्री के आसपास होता है, ये गैसियस फेज में एंगल ज्यादा, गैस फेज में एंगल ज्यादा, और ये ओ की बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा, ओ की बॉन्ड लेंथ 147 पिकोमीटर, 147 पिकोमीटर के आसपास की लेंथ होती है वाली, 147 पिकोमीटर। और अगर सॉलिड फेज है, सॉलिड फेज में इसका एंगल भी कम, ओ ओ एच एच, बॉन्ड लेंथ भी कम, एंगल भी कम हो जाता है 90.2 डिग्री के आसपास, 90 डिग्री याद कर लेना, 90 डिग्री, और लेंथ भी 145 पिकोमीटर हो जाती है, ओ बॉन्ड लेंथ 145 पिकोमीटर, सही ना, ओ बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है? 145 पिकोमीटर, ये तुम्हें याद रखना है। इसके अलावा मैं तुम्हें हाइड्रोजन जो है एज ए फ्यूल, मैं करा चुका ना, H2 फ्यूल, मैंने तुम्हें बताया अगर H2 को कंट्रोल्ड वे में फ्यूल की तरह यूज करें तो ये पेट्रोल से 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी देगा। जित मतलब मान लो तुम्हें 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए, तो पेट्रोल तुम्हें 3 टाइम्स चाहिए होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। और दूसरा, इसमें पोल्यूशन भी कम होता है, इससे पोल्यूशन कम होता है, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है हमारे पास, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। लेकिन दिक्कत क्या है, इसको कंट्रोल्ड वे में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये हाईली कंबस्टिबल है, ये हाईली कंबस्टिबल है, तो इसको इसलिए यूज नहीं कर सकते। और इसका स्टोरेज भी दिक्कत है,
मतलब पेट्रोल जितनी एनर्जी दे रहा है ना, पेट्रोल मान लो 100 किलो जूल एनर्जी दे रहा है, उसके लिए जो तुमने टैंक यूज किया है, अगर हाइड्रोजन को सेम एनर्जी देनी है तो हाइड्रोजन 30 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम जगह ज्यादा लेगा, 30 टाइम्स ज्यादा जगह लेगा एज कम्पेयर टू पेट्रोल। ये दिक्कत है इसके साथ। दूसरा, इसके लिए जो टैंक या कंटेनर जो यूज करते हैं वो हाईली इंसुलेटेड होने चाहिए, वो हाईली इंसुलेटेड होने चाहिए। एलॉयज होते हैं ज्यादातर, जैसे टाइटेनियम का TiTiH2, MgMgH2, NaNi5, ये हाईली इंसुलेटेड होने चाहिए, तो ये कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। हालांकि हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के अंदर 5% के आसपास H2 यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं हाइड्रोजन के साथ, इसलिए इसको यूज करना कंट्रोल्ड वे में वो इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा टफ भी है। एनर्जी हालांकि ये ज्यादा देता है क्योंकि हाईली कंबस्टिबल गैस है। फिर हाइड्रोजन इकोनॉमी मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाइड्रोजन इकोनॉमी वो क्या था? इट डील्स विद स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, इट डील्स विद स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस हाइड्रोजन। एडवांटेज क्या है कि एनर्जी जो ट्रांसमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ क्या हो रही है, वो लिक्विड और गैसियस हाइड्रोजन हो रही है, नॉट एज इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की तरह ट्रांसमिट नहीं हो रही है। कैसे ट्रांसमिट हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस हाइड्रोजन। क्लियर हुआ कि नहीं है? यस चैप्टर क्लियर हो गया कि नहीं पूरा? स्ट्रक्चर जरूर कर लेना H2O2 का, सही ना? अब ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब 2 चैप्टर और रह गए हैं, S ब्लॉक और P ब्लॉक। कल का होमवर्क जो मैंने बोला वो तुम्हें वो सबको करके आना है, स्ट्रक्चर्स बना के लाने हैं, नेम एक्शन वगैरह लिख के लाने हैं, छोड़ना नहीं कोई भी टॉपिक। होमवर्क नहीं करोगे फिर फायदा नहीं होगा कोई भी। कल भी टेस्ट होगा तुम्हारा, फुल सिलेबस वाला टेस्ट बोला हुआ है। और बाकी बच्चे होमवर्क जरूर कर लेना जो मैंने होमवर्क दिया हुआ तुम्हें करने के लिए। उसमें नेम रिएक्शन, स्ट्रक्चर्स, हाइपरकंजुगेशन ये सब ऐड कर लेना जरूर। नेम रिएक्शन, डिस्टिंक्शन, क्योंकि काफी टाइम हो गया देते हुए उसको। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। नया चैप्टर स्टार्ट होगा तुम्हारा S ब्लॉक। सर जो